जय हिंद। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक थ्योरी के साथ होने वाला है और मैं बता दूं कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता महात्मा गांधी जी कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखिएगा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर है और महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इनकी हत्या नाथूराम गोड्स के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को की गई थी। और स्वतंत्र भारत का जनक भी कहा जाता है नाथूराम, स्वतंत्र भारत का जनक भी कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। और राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो महात्मा गांधी जी की पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और स्वतंत्र भारत का जनक महात्मा गांधी जी को कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ये सब बातें इम्पोर्टेंट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर यहाँ पे कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है। तो किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कार्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हुम की पहल की पर की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो गोकुल दास के तेजपाल के संस्कृत कॉलेज के मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक एवं हुम थे। और भी यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एवं हुम थे एसन ओटवियन हुम, इनका पूरा नाम था, जो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे एवं हुम। नेक्स्ट फिर है इन टॉपिक कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम पहले इसके नाम इसके पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और इसका वायसराय लॉर्ड डार्फिन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस समय का वायसराय लॉर्ड डार्फिन था। और प्रथम प्रथम अध्यक्ष बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो प्रथम यूरोपियन महिला थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो यूरोपियन महिला थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और उसके बाद यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को एलन ओक्टेवियन होम द्वारा की गई थी। एलन ओक्टेवियन होम द्वारा की गई थी। और अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनसा आचार्य भी शामिल है इसमें। और फिर यहाँ पे कि पहला सत्र 1885 में बंकिम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। पहला सत्र कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जो कि इसकी अध्यक्षता बंकिम चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये बातें याद रखना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पर है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 19 जुलाई
1905 को भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के बाद पश्चिमी बंगाल और पूर्वी विभाजन बांटा गया और 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया था और उसके बाद 1911 में बता दूं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ही बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे शोक दिवस का मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 को। फिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा था। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा था और यह गीत अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार, जो बंगाल जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था बंगाल विभाजन पर। और 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश के संसद में रखा गया था बंगाल विभाजन के प्रस्ताव में और 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। याद रखना 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। और यहाँ पर है कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। याद रखना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुआ था। याद रख इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाएगा बात। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को ढाका के बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम और उल्फा खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। याद रखना कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में नवाब सलीम और उल्फा खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी बंगाल विभाग मुस्लिम लीग का स्थापना। इस लीग का संविधान 1907 में कराची के पाकिस्तान में बनाया गया। इस लीग का संविधान कब बना था? तो 1907 में पाकिस्तान का एक शहर है कराची, उस शहर में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि इसका पहला अधिवेशन 1908 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आगा खान ने की थी और इसका पहला सत्र 1908 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता आगा खान ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर यहाँ पर कि कांग्रेस के उग्रवादी एवं उग्रवादी नेताओं को एवं उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस के उग्रवादी एवं उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते चलता हूँ थ्योरी के साथ। यहाँ पर है कि 1907 के सूरत के सत्र के लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी और यानी गर्म दल और नरम दल। तो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है जिसे 1907 के लोकप्रिय रूप में इसे दो भागों में बांटा गया था, नरम दल और गर्म दल। ये बातें याद रखना। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। याद रखना इसकी अध्यक्षता सूरत की अध्यक्षता जो की थी रास बिहारी घोष ने की थी, नरम दल के नेता थे। और गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे जिन्होंने सामूहिक रूप से
तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। लाल बाल तिकड़ी के रूप में किससे जाना जाता है? तो लाल लाल कहा जाता है बाल गंगाधर को लाल बाल पाल कहा जाता है, और तिकड़ी की भी कहा जाता है। तीनों को कहा जाता है लाल बाल तिकड़ी, याद रखना। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले मदन मोहन मौलवी नरमपंथी नेता थे। पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता था? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मौलवी है, जिनमें एक ऑप्शन नहीं रहेगा, वो टिक मारना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी पर भेजा गया था। ऑप्शन सही होगा बी, मुजफ्फरपुर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था। याद रखना 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर की एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। जिसमें मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी जिसमें। और फिर यहाँ पर है इस मामले को अलीपुर बम संयंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। इस संयंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अलीपुर संयंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। और मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंड नायक DH किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। याद रखना कि पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि खुदीराम बोस को किसके मारने के षड्यंत्र में जेल भेजा गया था मुजफ्फरपुर जेल में? तो किसके? तो याद रखना किंग्सफोर्ड की मौत के कारण भेजी गई थी। और 13 जुलाई 1908 को उन्होंने मौत की सजा सुनाई गई, और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। याद रखना 18 साल की उम्र में उन्हें खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया था किंग्सफोर्ड की मौत के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लाला लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ये दोनों गदर पार्टी के संस्थापक थे। याद रखना कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों उपयुक्त दोनों। फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पर की थी। याद रखना सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया शहर में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर यहाँ पर कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को वापस लौट गए थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखता हूँ कि देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व में जापान पर बम गिराया था। यही प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे लिख दिया इसलिए कि 1915 में गांधी जी 1915 में गांधी जी को भारत में आगमन हुआ था। 1914 से 1918 तक युद्ध के समय ही गांधी जी, जब युद्ध हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी वहां पे यूरोप में दक्षिण अफ्रीका में दयनीय स्थिति हो गई थी। इसी कारण इन्हें भारत आना पड़ा था 1914 से 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता था? 9 जनवरी को। और उस समय उनकी उम्र 45 साल 3 महीना और 7 दिन थी। याद रखना 45 साल 3 महीने 7 दिन थी जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में ही 24 साल की उम्र में ही दक्षिण अफ्रीका से 24 साल की उम्र में ही दक्षिण अफ्रीका से आ गए थे। 24 साल तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रुके थे। उस समय उनकी 45 साल 3 महीना 7 दिन की उम्र थी। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गया था? तो 1893 में। लौटे कब? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका और लौट गए थे। और ये याद रखना बीबीआई प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9 जनवरी को एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी को भारत वापस लौटने के बाद पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण में हुआ था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की उगाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे तीन कठिया प्रणाली भी कहा जाता। तो तीन कठिया प्रणाली किसे कहा जाता? तो नील की खेती उगाने के लिए किसानों को 3/20 भाग पर खेती करनी होती थी, जिन्हें नील कठिया प्रणाली किया, जिससे कि खेतों की उपज गायब हो जाती थी नील की खेती करने से। फिर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इस सरकार के विरोध शुरू की गई खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरकार के विरोध शुरू की गई खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 9 का जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन 9 का ऑप्शन होगा महात्मा गांधी जी। सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया खेड़ा सत्याग्रह के नेता जो थे वो थे महात्मा गांधी जी। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 को 18 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो देखिएगा, याद रखना कि खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918 में हुआ था। सरकार विरोधन के आंदोलन जो कहा, तो गुजरात के खेड़ा जिला से शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन की मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की गई थी और किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग जो होता है, प्लेग एक बीमारी का नाम है, प्लेग प्लेग महामारी के कारण अंग्रेजों को द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। तो खेड़ा के लोग विफलता और प्लेग की बीमारी के कारण अंग्रेजों को द्वारा लगाए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। इसीलिए यह आंदोलन 11 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था सरकार के विरोध में। और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो खेड़ा का किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। तो याद रखना, सूती कपड़ों के मिल विरोध आंदोलन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1918 में किया था अहमदाबाद में। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि मांग की, लेकिन मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को ही तैयार थे। और कपास मिल श्रमिकों को समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। तो भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो याद रखना 1918 में ही की थी कपड़ा के विरोध में। और सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि यह हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 65% की वेतन में वृद्धि मिली थी। यह आंदोलन से जो भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। कहने का मतलब है कि रॉलेट एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून कहा गया था और सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था और उन्हें बंदी बनाया जाता था। रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमा के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। रॉलेट एक्ट कानून को जो पारित किया गया था संसद में, और महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून ब्लैक एक्ट को कहा जाता है, इस अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया था। याद रखना, काला कानून कब पारित हुआ था? 6 फरवरी 1919 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और जिसे काला कानून महात्मा गांधी ने इस एक्ट को नाम दिया। और यह कार्य ब्लैक एक्ट या काला कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून, जिसे काला कानून ने महात्मा गांधी ने नाम दिया था रॉलेट एक्ट कानून को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर के नरसंहार भी कहा जाता है। तो अमृतसर का नरसंहार किससे कहा जाता? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को। यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि अमृतसर का नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना। जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, याद रखना। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ब्रिटिश सेनाओं ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दी थी। याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें भारतीय बिना एक किसी सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो पंजाब के अमृतसर में, और भारतीय लोग थे जो बिना निहत्थे थे उस मीटिंग में, और जिसके कारण यह सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसमें 10 मिनट में लगभग 1600 चौकर गोलियां चला गया था। याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जिन निहत्थे भारतीयों को गोली चला गया था। इस घटना के पीछे वजह भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक थे। इस घटना के पीछे वजह था, इस घटना जो हुआ था इसका कारण यह था कि भारतीय ने जो प्रमुख नेताओं थे वहां पर भारत को आजाद करने के लिए योजना बना रहे थे। याद रखने, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है। और नेताओं को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की गई थी। इस घटना की वजह से भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सफदीन और किचुल को डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की गई थी। इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर और माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो पंजाब में हुआ था, इसका मुख्य जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। और इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो अंग्रेजों को द्वारा दिया गया था। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी? तो महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर है, इस घटना के बाद याद रखना, इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की सम्मान वापस कर दिए थे। देखिएगा, जब जालियांवाला का हत्याकांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की सम्मान वापस कर दिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 11 नंबर यहाँ पे कि 11 नंबर है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किए थे? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने, जिसे भूख हड़ताल के रूप में भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व किए थे 1918 में, जो सफल रहा था, जिसमें मजदूरों को 65% तक की वेतन में वृद्धि हुई थी, कपड़ा में, जिसे भूख हड़ताल भी कहा जाता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व था शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919-1922 तक चला था, याद रखना। यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। जो शौकत अली मोहम्मद अली ने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे, यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। जो दो मुसलमान व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जो ब्रिटिशों को जड़ों का उखाड़ देने वाला यह आंदोलन ऐसे भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी, याद रखना। मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली ने की थी इस आंदोलन का नेतृत्व। 1919 से 1922 तक चला था। फिर 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन का किसने शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। और कब से कब तक चला था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जो 1920 से 1922 तक चला था। और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया देना पड़ा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया गया था। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब से कब चला था? तो 1 अगस्त 1920 से 1922 तक चला था। और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण किस आंदोलन को बंद कर देना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा था, याद रखना। वापस लिया गया था आंदोलन को। असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र
जो नागपुर का सत्र 1920 में अपनाया गया था। तो असहयोग आंदोलन को कब अपनाया गया था? तो नागपुर का सत्र 1920 में अपनाया गया था, याद रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले C.R. दास को गिरफ्तार किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? तो C.R. दास को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की पुरस्कार लौटा दिए थे, जो जलियांवाला हत्याकांड के दौरान, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुई थी या घटना कब हुई थी? तो याद रखना 4 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। याद रखना 4 फरवरी 1922 को घटना घटी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। फिर नेक्स्ट है इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, याद रखने भी। और यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इसीलिए इस आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड भी कहा जाता है। तो चौरी चौरा हत्याकांड 12 फरवरी 1922 को हुआ था, और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों को भीड़ पुलिस से भीड़ गई थी। देखिए याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस घटना में असहयोग आंदोलन के हिस्से ले रहे किसानों की भीड़ में पुलिस भिड़ गई थी। किसान और पुलिस के बीच में लड़ाई होने लगी थी, और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था किस घटना के कारण थाना में आग लगा दी गई थी? तो याद रखना चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, जिसमें 22 पुलिसकर्मी 3 नागरिक मारे गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। याद रखना देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो याद रखना असहयोग आंदोलन जब विफल हो गया था, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन 1930 में किया गया था, याद रखना। और उसके बाद यहाँ पर है कि 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया, बंगाल विधानसभा में इसका नेता बने थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। याद रखना कि किस पार्टी ने, पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, कि संविधान बनाने की मांग की थी? तो स्वराज पार्टी ने संविधान बनाने की मांग की गई थी। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यह रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी जी ने एक ही बार की थी, सिर्फ बेलगांव में। और बेलगामा का अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। तो साइमन कमीशन को 1927 में नियुक्त हुआ था, लेकिन भारत में क्या आया था? तो 1928 को आया था 3 फरवरी ने। और इस अधिनियम को कब पारित किया? तो 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग का साल 1928 में भारत में आया था, और इस आयोग का गठन संवैधानिक सुचारों का अध्ययन करने और भारत सरकार को सिफारिशें देने के लिए किया गया था। याद रखना जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो उस समय भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किए थे, और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, याद रखना। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, याद रखना। और इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस आयोग का सर जॉन
साइमन अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन का नाम से जाना था। यह एक सवेत आयोग था। साइमन कमीशन आयोग था जो एक सवेत आयोग था, और क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय साइमन कमीशन में जो थे, इसमें किसी भी भारतीय आदमी को सदस्य नहीं बनाया गया था। इसमें आयोग का ब्रिटेन 7 सांसद थे। इसमें ब्रिटेन के ही संसद 7 सांसद थे, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इस कमीशन को विरोध किया गया था, और इस आयोग ने मई 1930 को अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट को प्रकाशित की थी, जब इसकी घटना पड़ी थी। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च अपना प्रसिद्ध शुरू की थी साबरमती के आश्रम से। ऑप्शन बी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला था, और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक कानून 1930 को गांधी गुजरात ने के तट पर नमक कानून को तोड़ा गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च को समय भारत का वायसराय गांधी जी जब दांडी मार्च शुरू किए थे, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, और दांडी मार्च 240 मील और 390 किलोमीटर लंबा था। इस इसकी याद रखना, इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ की गई थी। और फिर इसमें जो दांडी मार्च शुरू किया गया था, इसमें 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ की गई थी दांडी मार्च। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। तो लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। तो याद रखना 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। फिर नेक्स्ट है इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को 30 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन जॉर्ज परचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज परचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश की प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, तो उस समय का वायसराय भारत का लॉर्ड इरविन था, और इस सम्मेलन में भारत से कुल 74 प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के 25 कितना 74 प्रतिनिधियों हिस्से में शामिल थे, जिसमें 78 राजनीतिक नेता और 16 रियासतों के सदस्य में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। 90 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा की गई थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये बात जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और द्वितीय हुआ था 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं, याद रखना। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं लेता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भाग लेता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैक्लोड ने की थी। याद रखने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की भी अध्यक्षता जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हस्ताक्षर किया गया था। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हस्ताक्षर किया गया था। जो पूना पैक्ट था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी में पूना पैक्ट हुआ था। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी कि पूना पैक्ट हुआ था। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में किया गया था। पूना में किया गया था, इसीलिए इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, याद रखना। इस समझौता के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलितों वर्ग की चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। याद रखना, पूना पैक्ट समझौता के तहत ही ब्रिटिश भारत की संसद में दलितों वर्ग की चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। और यह समझौता पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। तो यह सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने जेल में रहते हुए भी इस पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे और आरक्षण मांगे थे दलितों के लिए संसद के थी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 17 नवंबर 1932 को किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही भाग लिया था। याद रखना, उस समय का भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच के लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधित्व हिस्सा लिए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 78 प्रतिनिधित्व हिस्सा लिए थे, जिसमें 16 रियासतों का हिस्सा थे। और लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इस सम्मेलन में शामिल नहीं थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में लेबर पार्टी और गांधी सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल नहीं थे। याद रखना, प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं शामिल था, न महात्मा गांधी जी शामिल थे। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में लेबर पार्टी और गांधी सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल नहीं था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर और सप्रू और जयकर एन जोशी ने ही और सी एन मुदालियर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ज्यादातर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में ही पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन के भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड विलिंगडन था। याद रखना, लॉर्ड विलिंगडन था। इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद में 1935 में पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद में 1935 में ही पारित किया गया था। यह और 1937 में लागू हो गया था। और 1976 में यह लॉर्ड लिंथिगो के नेतृत्व में वाली संयुक्त चयन समिति का रिपोर्ट पर आधारित थी। जो यह थी 1976 लॉर्ड लिंथिगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन की समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। वर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था। तो 1944 के लाहौर के अधिवेशन में रखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन की एक अलग मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर के प्रस्ताव या पाकिस्तान के प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना, 1940 के लाहौर के आयोजित अधिवेशन में जो मुस्लिम मुस्लिम राज्य बनाने की या पाकिस्तान बनाने की मांग जो हुई थी, तो इस प्रस्ताव को लाहौर पाकिस्तान या पाकिस्तानी प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने का साधन रूप से 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। का 16 अगस्त 1946 को प्रस्ताव कार्य
कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिएगा क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो कब आया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, साइमन कमीशन 1928 में, और एक और आया था जिसे मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 मिशन लगभग भारत में आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन को प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक का महात्मा गांधी ने माना था। और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन को आधिकारिक वार्ताकार थे। जब लॉर्ड लिंथिंगो वायसराय थे भारत के, तब क्रिप्स मिशन को भारत का दौर किया था। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक के मैदान में याद रखें, ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। और इस प्रस्ताव का मकसद था कि भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन नारा समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो समाजवादी कांग्रेस का नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसके बाद यहाँ पर है कि 26 नंबर क्वेश्चन, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो याद रखना, पूना के जेल में रखा गया था। 26 का ऑप्शन पूना हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को सुबह महात्मा गांधी के समेत कांग्रेस से ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और गांधी जी ने पूना जेल में रखा गया था। और जबकि नेहरू, आजाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर के किले के हिरासत में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक चला था। उसी समय महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिए थे 9 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो याद रखना, ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किए थे अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज ने। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन था 1946 में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिमला सम्मेलन भारत के शिमला वायसराय लॉर्ड बेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच के एक बैठक में हुई थी। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला था। और शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने शिमला समर्थन के साथ रखे वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाली सभी मुस्लिमों को सदस्य चयन की स्वयं करेगी।
29 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो राइट ऑप्शन हो यहाँ पे 1946 में कैबिनेट मिशन योजना पारित किया गया था 1946 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन भारत के संविधान में निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसका मकसद था कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट की एटली ने की थी और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश के कैबिनेट के 3 सदस्य, याद रखना कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जिसे भारत के सचिव था और सर स्टेफन क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे, वो भारत आए थे तीनों 24 मार्च 1946 को, जो भारत के संविधान बनाने के सहमति पर बनाना था। कैबिनेट मिशन की उद्देश्य था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। तो किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश का विभाजन था। भारत विभाजन 1947 में ब्रिटिश का विभाजन था, जिससे साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 1947 में ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आजादी की तारीख में घोषित किया गया था। और फिर इम्पोर्टेंट है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष पर सिरिल रेडक्लिफ थे। सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। तो जय हिंद दोस्त, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एजुकेशन ऑफ बिहार को। और ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो तुरंत कल ही परसों आने वाला है इस चैनल पर ही, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।